राम राज बनाने का उनका जो मंशा था वो तो बना नहीं पाए, रावण राज बना दिया उन्होंने। जानबूझ के पॉलिटिक्स किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने के लिए। तो खालिस्तान को ताकत देने का काम बीजेपी कर रही है। देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ही इसके लिए जवाबदार है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 में फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही? क्या दुनिया के पटल पर हो रही इसी चर्चा से कांग्रेस इतनी ज्यादा बौखला गई है? और क्या यही वजह है कि मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी एक तरफ पीएम मोदी की तुलना रावण से कर रही है, तो दूसरी तरफ पीएफआई और खालिस्तान को भी कवर फायर दे रही है। 7 समंदर पार की उस सार्वजनिक रिपोर्ट में 2024 को लेकर क्या सनसनीखेज खुलासा किया गया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस नेताओं के बयान भी सुनने चाहिए। दुनिया भर में आज पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस को मोदी से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो उनके कार्यकाल की तुलना रावण राज से कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष सलीम अहमद ने मोदी सरकार के 9 साल के राज को रावण राज कह दिया। सुनिए। 9 साल में राम राज बनाने वाले रावण राज बना दिया, समाज में दरार पहुंचा दी है। 9 साल में उनका अचीवमेंट क्या है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, नौकरी नहीं दी, ब्लैक में नहीं ला के 15 लाख रुपए नहीं दिए, तो स्वर्ग दिखा देंगे कह के नर्क दिखा दिया लोगों को। तो बिल्कुल जो हमने कहा है, तो आपने स्टेटमेंट पे कायम है? बिल्कुल है। राम राज बनाने का उनका जो मंशा था वो तो बना नहीं पाए, रावण राज बना। सलीम अहमद को आपने सुना। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात चुनाव के समय आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर चुके हैं। सलीम अहमद सिर्फ पीएम मोदी को रावण नहीं कह रहे, बल्कि पीएफआई जैसे बैंड संगठन को भी कवर फायर दे रहे हैं। सलीम अहमद को पीएफआई पर एनआईए के एक्शन और चार्जशीट में राजनीति नजर आती है। सलीम अहमद का आरोप है कि बीजेपी लोगों में भ्रम फैलाने के लिए पीएफआई के खिलाफ यह सब कुछ क्रिएट कर रही है। सुनिए। बीजेपी को कुछ काम तो है नहीं, डेवलपमेंट में कुछ बात करने की उनकी ताकत भी नहीं है, तो कोई कार्यक्रम है न कोई विचारधारा है। 4 साल कर्नाटक में लूटमार की सरकार है, दलालों की सरकार है, रोडियों की सरकार है। इनका अचीवमेंट है कमीशन, तो इनको वोट मांगने कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहना है जो करना है कि जो चार्जशीट है पीएफआई पे उस पे ये सब क्रिएट किया जा रहा है सर? जानबूझ के पॉलिटिक्स किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने के लिए। आपने सुना, कांग्रेस नेता भले ही एनआईए पर कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों पर केंद्र सरकार के बैन करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है। आज ही यह फैसला सुनाया गया। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों पर बैन लगा दिया था, जिसे आज दिल्ली हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने सही बताया। अब बात एक और कांग्रेसी नेता की, जो मोदी विरोध में देश विरोधियों को कवर फायर देने में लगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बीजेपी पर खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। नाना पटोले किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर खालिस्तान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सवाल तो उठता है, क्या ऐसा करके नाना पटोले अमृतपाल को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए। किसानों ने आंदोलन किया और बीजेपी का एमएलए और माजी मंत्री वो कहता है कि वो खालिस्तानी थे। किसानों को अगर खालिस्तानी बोला जा रहा है तो खालिस्तान को ताकत देने का काम बीजेपी कर रही है। तो खालिस्तानियों की हिम्मत बढ़ते जा रही है और लंदन में जाकर उन्होंने अपना तिरंगे को वहां पे उतारा। तो ये बीजेपी की ही करतूतों का परिणाम है कि पूरे दुनिया भर में अपने तिरंगे को अपमान करने का काम शुरू हो चुका है। किसानों को देश में अगर खालिस्तान बोला जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री भी लोकसभा में उनको खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के अन्नदाता के बारे में अपमान करने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया? और दुनिया भर में उसके रिएक्शन अब आने चालू हो गए। देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ही इसके लिए जवाबदार है। जब आज तक देश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई और हिंदुस्तान को अपमानित करने का दुनिया में कभी किसी ने हिम्मत भी नहीं की, लेकिन अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को।
कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार गाली दे रही है, मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलकर लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका से मोदी सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ सामने आई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में दावा किया गया है कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं वो भी आपको बताते हैं, और इन बड़ी बातों को कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों को जरूर जानना और देखना, सुनना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2014 और 19 के बाद बीजेपी 2024 में फिर से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। भविष्य में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बनाएगी। बीजेपी की मदद के बिना बढ़ती चीनी शक्ति को संतुलित करने के अमेरिकी प्रयास विफल होंगे। बीजेपी वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की उम्मीद करती है। बीजेपी हिंदू पथ पर चलने वाली पार्टी है, यह भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि ईसाई बहुल इलाकों में बावजूद इसके कि बीजेपी हिंदू पथ पर आगे बढ़ती है, ईसाई बहुल इलाकों में भी बीजेपी को बड़ी सफलताएं मिली हैं। यूपी में शिया मुसलमानों का बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। आरएसएस दुनिया का सबसे ताकतवर नागरिक सामाजिक संगठन है। ये तमाम बड़ी बातें इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। अब सवाल तो उठता है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कि क्या यही वजह है कि कांग्रेस अब मोदी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल पहला यह कि 2024 की लड़ाई क्या रामराज्य बनाम रावण राज पर आ गई है। सवाल यह भी कि मोदी नफरत की आग में कांग्रेस को क्या पीएफआई भी कबूल है, इसीलिए कवर फायर। और सवाल यह भी कि खालिस्तान का नाम उछालकर कांग्रेस क्या अमृतपाल को कवर फायर दे रही है। और 2024 पर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट है, क्या इससे विपक्ष की जमीन खिसकती दिख रही है। और सवाल सबसे बड़ा यह कि 2024 में मोदी बनाम राहुल नहीं होगा क्या, तो फिर क्या होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ श्वेता शालिनी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगी। विनय सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट बिलाल खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, साथ ही दानिश कुरैशी हमारे साथ एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह वो सवाल सबसे पहले जिस पर आपको पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय देनी है। सवाल यह कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे के मुताबिक 2014 में फिर बीजेपी सरकार बना सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या इस रिपोर्ट के दावे में दम दिखता है? अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आपको इस पोल में हिस्सा लेना है। शो के आखिर में देश की राय हम दिखाएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए दीपक झा, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत कि पीएफआई को कवर फायर, खालिस्तान को कवर फायर। देखिए, खालिस्तान का समर्थन तो मोदी जी ही करते हैं। अगर खालिस्तानी धर्म के नाम पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो बाबा शास्त्री एक धीरेन्द्र आचार्य, वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो दोनों ही आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों को, मैं शुरुआत में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि एक अलग राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र करके? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, गलत कोट मत किया करिए ना सर। गलत कोट नहीं, गलत कोट मत किया करिए सर। फिर गलत कोट मत किया करिए ना सर। मैंने दोनों फिर आप भी वही कवर फायर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत में नहीं बोलना चाहता था। अब मत बोलिए, बोलिए, आपका काम है। अपनी बात पूरी करिए सर। मैं वही कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री और अमृतपाल दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही बराबर तराजू में हैं। सरकार दोनों को ही कवर फायर दे रही है, कवर कर रही है। अगर सरकार चाहे, मैं तो सरकार से मांग करता हूं और सरकार से सवाल करता हूं, भाजपा के लोग बताएं इन दोनों को जेल में कब डालेंगे, क्योंकि दोनों इस देश के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। आज सौहार्द मिट रहा है, एक पंजाब में सौहार्द मिट रहा है, तो इधर पूरे देश। धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी थाने पर कब्जा कर लिया जो अमृतपाल ने किया था? धीरेन्द्र शास्त्री ने हथियार ले रहा है। जो अमृतपाल की तस्वीरें सामने आई, कोई फोर्स बनाई जैसी आनंदपुर खासा फोर्स बन गई। भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या है? इससे या तो सर आप तार्किक होकर बात करिए। तार्किक होकर बात, बिल्कुल आप तार्किक होकर बात नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई फोर्स बना ली, हथियार लहराए, किसी थाने पर कब्जा किया। फोर्स तो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी सेवा के नाम से, तो वो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसी थाने पर कब्जा कर लिया? इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी थाने पर कब्जा कर लिया ना, वन साइडेड बात नहीं होगी। वन साइडेड बात हो रही है, वन साइडेड बात आप कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं दोनों को जेल में डालिए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, कौन सा गैर कानूनी काम किया धीरेन्द्र शास्त्री ने? अरे गैर कानूनी जाकर क्यों नहीं आपने एफआईआर करा दी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर? अगर गैर कानूनी है तो सर
मैं कह रहा हूँ सरकार के लिए चैलेंज है। मोदी जी से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? मोदी जी से बड़ा हिंदुत्व का रखवाला कौन है? ठीक है, लेकिन PFI मोदी वाली जी के बात- सर पे नाच रहे हैं। मोदी सिर चलिए चलिए दीपक जहां वो देश के लोग सर, देश के लोग कभी कभी ना सर घर बैठकर आप ये दोबारा डिबेट देखा करिएगा सर। आप क्या बोलते हैं, किस लाइन पर बोलते हैं? पीएफआई वाली बात पर जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं सर। पीएफआई पे कार्रवाई करना चाहिए। काल्पनिक है? काल्पनिक क्या है बताइए, आप बताइए ना। कार्रवाई फिक्शन स्टोरी है? कार्रवाई क्या होती है? फिक्शन स्टोरी है ना ये कि भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई नहीं होती दीपक है, जी बताइए ना, क्या फिक्शन स्टोरी है, सब काल्पनिक बोगस कहानी होती है? मैं आपको पीएफआई बता पर रहा बैन करना? हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना, मोदी जी का सब दिखावा है, पूरे देश को छलावा में डाल के दिखावा कर तो रहे हैं। बताइए ना कि किसी पे पीएफआई पर बैन करना क्या काल्पनिक कहानी है? अरे कर दे भैया, कोई काल्पनिक की बात नहीं करता, लेकिन अरे किया है आपके नेता ने, अरे मैं आपके नेता ने बात कही है कि एनआईए का एक्शन फिक्शन स्टोरी है। मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं। अब बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं बोलने ही दे रहा हूं सर। आप देखिए, मोदी जी ने मेहुल चौकसी को भी ला रहे थे, है ना? आपको याद है ना, रेड कॉर्नर से नाम हट गया उनका, मोस्ट वांटेड से भगोड़े का। तो मोदी जी की मैं कार्रवाई, आपसे पीएफआई पर पूछ रहा हूं, आप मेहुल चौकसी पर चले गए। सब जगह सर जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए दीपक चौकसी भी जी, एक समय मोस्ट वांटेड था जो हिंदुस्तान के लिए। पूछा जाए वो जवाब दीजिए। 14,000 फिक्शन करोड़ से स्टोरी है, हाँ या नहीं? इसकी भाग गया था। फिक्शन से तो स्टोरी है, हाँ या नहीं? मैं देखिए, आप मेरे हेडमास्टर नहीं है ना, मैं आपका स्टूडेंट। मैं हेडमास्टर नहीं हूं सर, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा हूं, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं सर उसका जवाब मुझे चाहिए। सवाल आपका पूछना काम है, जरूरी नहीं तो जवाब सवाल का देंगे ना सर? आपके सवाल का जवाब सरकार देगी, आपके जवाब का सरकार देगी ना बोलकर जवाब। आपके नेता चले जाए सर, और उस पर भी सरकार जवाब दे। नहीं, मेरी बात यह है कि मोदी जी ने इस देश में बहुत सारे वादे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई मार्च से महंगाई होती, सर वो जनता तय कर ली दीपक जहां, लेकिन हिंदू मुसलमान करने की बात जनता तय कर देगी, अच्छे दिन आए नहीं आए। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, एनआईए का पीएफआई पर एक्शन, जिससे आज दिल्ली हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने भी सही बताया, बरकरार रखा, क्या ये फिक्शन से स्टोरी कांग्रेस पार्टी को लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी देखिए एनआईए और कोर्ट के मुद्दे पे कोई कमेंट नहीं करती है, बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। समझ गए आप? सरकार के ऊपर ये सवाल कौन है करना। सलीम साहब? मोदी ये जी सलीम साहब कौन है? मोदी जी से हमारा सलीम साहब कौन है? कर्नाटक कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष। दम तक, अंतिम क्यों कह रहे हैं सांस एनआईए तक की बरकरार फिक्शन से रहेगा। स्टोरी है? क्योंकि मोदी जी की सारी कहानियां वही बात है काल्पनिक सर, होती कोर्ट हैं। मैं- मानेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे कोर्ट पर। अरे कैसी बातें करते हैं, कोर्ट पे सवाल कौन उठाता है? कोर्ट पे सवाल कौन उठाता है? लेकिन कोर्ट के लोग ही, और जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज आके ही कह रहे हैं कि बचा लो, जज सुप्रीम कोर्ट को भी बचा लो, तब खतरे में आ जाता है। चलिए ठीक है, श्वेता शालिनी, श्वेता शालिनी, कांग्रेस पार्टी कह रही है खालिस्तान को आप लोगों ने खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं पीएफआई को बैन करना काल्पनिक कहानी है। देखिए ऐसा है, आज अमृतपाल जी को तो आप देख ही रहे हैं, अब तो हिरासत में आ ही गए हैं। उनके एक गुरु हैं दलजीत कलसी जी, आप उनको जाके देखिए, एकदम खासम खास हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या हमने खड़ा किया है दलजीत को और हमने खड़ा किया अमृतपाल को? ये देखिए, ये इन लोगों को सफेद झूठ बोलने की आदत हो गई है। और असल बात ये है, रुक जाइए दीपक जी, सवाल मत सिखाइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा सर। ठीक है, श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। है कि इनको लिपापोती करनी है, क्योंकि असल में इस पूरे कांड के पीछे राहुल गांधी स्वयं है। मैं एक और वाक्य आपको सुनाती हूँ, याद कीजिए 1 नवंबर को, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट, दीपक जी मैं आपको, दीपक जी बार बार ऐसा करते हैं सर, बिल्कुल आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। दीपक जी प्लीज नहीं, एक मिनट आप बाद में बोल दीजिएगा, नोट करिए सर, कागज पेन देकर रखा हुआ है, बाद में एक साथ आप जवाब दीजिएगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल नहीं दीपक जी, मैं आपको सर आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, प्लीज श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं सर, जो आप समझ लीजिए सर, किसी दूसरे के बीच में मत बोलिए प्लीज। अच्छी बात नहीं। ठीक है श्वेता जी। देखिए 1 नवंबर को टिकैत जी धमकी देते हैं, 2 नवंबर को खालिस्तान लंदन में एक्टिव हो जाता है, 4 नवंबर को राहुल गांधी यहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, और 15 नवंबर को अमेरिका कहता है कि भाई आपके बहुत विरुद्ध बहुत बड़ी टेरर एक्टिविटी होने वाली है भारत में, आप सावधान रहिए। अब इसका क्या अर्थ है? आप सीधे सादे तरीके से देख लीजिए, जो खालिस्तानी, पिछली बार आप याद कीजिए कांग्रेस की जब रैली पंजाब में हुई थी, राहुल गांधी बोल रहे थे, तब भी वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे गए थे, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद इस राहुल गांधी की रैली में ये मुद्दे हुए थे। हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं, और नाना पटोले को यही जवाब देना चाहते हैं कि देखिए, हम सच बोल रहे थे उस समय भी, खालिस्तानी उतना ही सिख है जितना राहुल गांधी हिंदू है, और हमारा ये मानना है। नहीं श्वेता जी, ठीक है, दुनिया के सामने श्वेता जी अगर तब रैली में नारे लगे थे तो इतनी देर तक आप लोग चुप क्यों थे? उठाकर जेल में डाल देना चाहिए था ना, नहीं आगे ज्यादा फैलती। देखिए ऐसा है, पंजाब में किसकी सरकार है?
पंजाब के लोगों ने किसको चुना है, तब तो आप गए थे वहां पर सपोर्ट करने के लिए, आप तो वाहवाही झाड़ रहे थे वहां पर। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं, आपने अपने सारे लोग विड्रॉ कर लिए, आपने अपना सारा वोट आपको ट्रांसफर किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आप उनके पीछे खड़ा रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट आगे बढ़े। ट्रांसफर भी होता है। ठीक है दानिश कुरैशी, आप क्या सहमत हैं? एनआईए का पीएफआई पर एक्शन काल्पनिक कहानी है, फिक्शस स्टोरी है? देखिए, मुझे लगता है कि एनआईए का जो कुछ भी एक्शन है उस पे आखिरी फैसला तो अदालत का ही आएगा और उससे पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन श्वेता जी जो बात कह रही है, मैं उसकी बात का नहीं, नेता बोल रहे हैं ना सर। सुनिए दानिश कुरैशी जी नेता बोल रहे हैं सर। अब देखिए, जिस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, आप उन्हीं की पार्टी से सवाल करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मामला तो यही है कि एनआईए ने जो कुछ भी अभी तक ऑन डॉक्यूमेंटेशन किया है वो पेश करेगी अदालत में, और अदालत ही तो आखिरी फैसला करेगी। हम तो यहाँ बैठ के फैसला कर नहीं पाएंगे। दिक्कत तो यही है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस भी चुनाव के वक्त बोलती है, जब एक्टिविटी हो रही थी तब तो एक स्टेटमेंट नहीं था इनका, ना खिलाफ में था ना सहयोग में था। आप बताइए, उस वक्त कोई स्टेटमेंट था इनका? कुछ नहीं था। एक तरीके से तो देखा जाए तो वेलकम कर रही थी, अब आज मुखालिफत कर रहे हैं। तो इनका अपना कुछ एक फर्म जो है स्टैंड नहीं है। पांडे जी, इस बात को मैं मानता हूं। दानिश भाई एक मिनट, आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये मामला अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने सही बताया है कि अदालतें फैसला करेंगी सर, लेकिन राम मंदिर पर अदालत ने फैसला दिया, बार बार उस पर सवाल उठाते हैं सर। अदालत की मानते कहां है? तो राय दे दीजिए ना, एनआईए का जो एक्शन है वो सही है कि गलत है? क्या आपको भी काल्पनिक लगता है? अच्छा सुनिए पांडे जी, सुन तो लीजिए। दिक्कत क्या है कि सवाल हमेशा है ना एक तरफी ही होते हैं। आप मुझे ये बताइए, मैं तर्क देता हूं, सुन तो लीजिए पांडे जी। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है तो बाकायदा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर खत लिखती है। ऐसा खत तो किसी ने नहीं लिखा। आप बताइए, तो उस पे क्या कहेंगे? उसकी मुखालिफत करेंगे? नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं की भाई? दानिश भाई, मैं आपसे सर आपकी राय पूछ रहा हूं। बीजेपी ने क्या किया, नहीं किया, क्या होगा उसका छोड़ दीजिए सर, उसकी चिंता। मैंने आपसे पूछा कि एक नेता कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि एनआईए का पीएफआई पर एक्शन काल्पनिक कहानी है, फिक्शस स्टोरी है। आप कह रहे हैं अदालतें तय करेंगी, लेकिन समस्या है सर, जब अदालतें तय कर देती है तो सबसे पहले आप लोग उस फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो या तो अदालत को मान लीजिए या तो अदालत को मत मानिए। दिक्कत यही है ना कि हम अदालत पे अगर कुछ बात करते हैं तो उस पे आप सवाल करते हैं, लेकिन अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी खत लिखती है। मैंने आपसे पूछा ना सर, काल्पनिक कहानी है क्या पीएफआई पर एक्शन? बैन करना सही है कि नहीं है, बता दीजिए सर, मैं आगे बढ़ जाता हूं। मेरा सिंपल सा ये सवाल है, आप राय तो दे ही सकते हैं। बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सर इस देश में, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। एनआईए जब एक्शन कर रही थी तब कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतरी भाई उसके समर्थन में, अगर उसको ऐसा लग रहा? लेकिन सर आपके पार्टी के नेता आलोचना कर रहे थे तब, आज आप नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल आलोचना करें तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। जो स्टेटमेंट ओवैसी साहब का था उसको पीएफआई के साथ खड़े हैं। उस वक्त एक्शन का गलत था। किसके साथ? पीएफआई के साथ खड़े हैं। किसके साथ खड़े हैं? पीएफआई के साथ। मैटर सब जुडाइस है, सुनिए मेरी बात। नहीं, अभी आपने कहा हम तो उनके साथ खड़े हैं। किसके? पीएफआई के साथ खड़े हैं क्या? सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी नेता के सेटिस्फेक्शन के लिए किसी के खिलाफ कार्रवाई को सही या गलत ठहराना मुनासिब नहीं है, अदालत का काम है। रह गई बात, सुनिए मैं आपको बताऊं। किसके सेटिस्फेक्शन के लिए पीएफआई पर बैन हुआ? सॉरी, किसके सेटिस्फेक्शन के लिए पीएफआई पर बैन हुआ? अब वो जिन्होंने एक्शन किया है, जिनकी सरकार है, उन्हीं की बात। मतलब आपको काल्पनिक लगता है ना? अरे बुलडोजर चल रहे हैं, ये क्या सही है? बताइए तो आप। एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में बिजली भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चार्जिंग 50-50 रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट करेंगे सर, सरकारी जमीन पर घर बना लेंगे, बुलडोजर चले भी ना। बिना सिंह, हाँ, दिक्कत ये मंत्री का बेटा मारेगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ठीक है सर। आतिक अहमद मुस्लिम है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, मुख्तार अंसारी मुस्लिम है इसलिए छोड़ दिया जाए, गुड्डू मुस्लिम है इसलिए छोड़ दिया जाए सर, है ना? 40% से ज्यादा है ना सर? आपकी पार्टी में बार बार कहता हूं सर, आप तो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, तो कह दीजिए देश के लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के नाम है मुस्लिम है। बिना सिंह, एनआईए पर एक्शन काल्पनिक कहानी, दानिश कुरैशी भी मान रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था राष्ट्रीय सेंट्रल पार्टी का, पीएफआई के बैन का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, इसलिए स्टेट के प्रवक्ता की बात का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, एक तरफ पीएफआई के बैन का समर्थन किया था कांग्रेस ने, दूसरी तरफ पीएफआई और कांग्रेस के संबंध जो है वो पब्लिक डोमेन में रहे हैं। वायनाड चुनाव लड़ने गए राहुल गांधी जी पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थन से लड़े। यूपी विधानसभा में चुनाव लड़ने आए राहुल गांधी और अखिलेश यादव, पीएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन जाहिर किया। कर्नाटक विधानसभा में एसडीपीआई ने लगभग 3 दर्जन सीट से, 2 दर्जन से ज्यादा सीट से
कैंडिडेट इसलिए वापस उतार लिए क्योंकि कांग्रेस को फायदा हो। तो ये संबंध भी जग जाहिर थे। दूसरा मैं बोलता हूं कि देखिए, खालिस्तान का मुद्दा अभी बड़ा ताजा ताजा गर्म हुआ है। 2017 में अरविंद केजरीवाल पहली चुनावी रैली करने जाते हैं, पहली रात कहां रुकते हैं? गुरविंदर सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक्स कमांडर, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय पिछली सरकार में, उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम का खुल के समर्थन किया। धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन किया। दूसरी ओर जो भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, ऐसे 10 नेताओं का नाम गिन लीजिए, किसी ने भी हां या ना, समर्थन में या विरोध में, तो खालिस्तान रेफरेंडम पे एक तरफ इनके नेता बोल रहे थे, दूसरे तरफ ये मौन रखे हुए थे। मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए राकेश जी, देश का कोई भी इंसर्जेंसी हो, टेररिस्ट एक्टिविटी हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉर्थ ईस्ट में रहा हो, माओइस्ट हो, इस्लामिक टेरर मॉड्यूल्स हो, खालिस्तान अभी सर उठा रहा हो, तमिलनाडु में हिंदी वर्सेस तमिल का झगड़ा कराने का प्रयास किया जा रहा हो, यह बिना पॉलिटिकल अपीजमेंट के और बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के नहीं होता है। ठीक है। बिलाल खान, मोदी से इतनी नफरत, पीएफआई को कवर फायर देंगे, खालिस्तान को कवर फायर देंगे? देखिए, बिल्कुल भी मोदी जी से कोई नफरत नहीं करता, ये एक नैरेटिव चलाया जाता है। आप अगर कोई यहाँ पर बात कर ले रोजगार की, महंगाई की, तो महंगाई पर अगर बात कर लें तो वित्त मंत्री कहती है ना मैं जो है प्याज खाती हूँ ना मैं लहसुन खाती हूँ। जो रोजगार पे बात कर ले तो क्या पकोड़े तल लो, यही काम इनका रह गया। हमने सवाल उठाया, सुनिए मेरी बात। सलीम और नाना पटोले रोजगार की बात कर रहे थे क्या रोजगार की? सलीम और नाना पटेल नाना पटोले जो है, उन्होंने जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने खुला कहा था कि जो हमारे देश को तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ में, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हो, कोई भी देश के खिलाफ हमेशा गलत बात करने का काम करते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं। हमने हमेशा सवाल उठाया है, हम हक की आवाज उठाते हैं। किसने कहा आपको पता होगा? और ये क्या कहा गया आपको नहीं मालूम कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या बयान दिए? योगी जी ने 80-20 की बात करके देश में माहौल खराब करने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया? कपिल मिश्रा पे अभी तक एक्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी से लोगों पे परवेश वर्मा ने क्या कहा? इस देश के मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहिए। बोलिए, अगर आप पत्रकार है तो उस पर सवाल उठाइए। ये भी कहा गया, ये क्या कहा गया? ये छोड़ दीजिए, देश में ऐसा ऐसा कहा गया है कि आपको भी मालूम है किसकी पार्टी ने क्या क्या कहा है। और इनके एमपीओ ने कहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय पिता हैं उसको मारने वाले को, उनको हत्या करने वाले का समर्थन करने वाले भी लोकसभा में आज भी बैठे हुए, उनको माफ नहीं कराया मोदी जी ने अभी। लेकिन फिर भी वो पार्टी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। मैं ये इस मुद्दे पर अभी बात नहीं कर रहा। मैं जो अहम चीजें हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे कोई नफरत नहीं करता। एक नैरेटिव चलाते हैं कि मुझे ये कह दिया, मुझे, अरे जो कह दिया भाई, देश के जो असल मुद्दे उस पर बात कर लिए ना, भटकाने के पहले तो सिखाइए सब नेताओं को। पीएफआई पे सारे पे फोड़ देते थे, जो मसला जिनको कवर फायर आप बिलाल खान यहाँ पर बैठकर खड़े होकर दे रहे हैं। पीएफआई को बैन कर दिया, आगे का बताइए ना आप क्या करेंगे? क्यों पीएफआई बैन हो गया, खत्म। हमारी एनआई एजेंसी, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे ना, कोर्ट पे सवाल उठाते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं अब पीएफआई खत्म होगा, आगे की बात देश में तो सेना पर सवाल उठा दिया गया, फिर पीएफआई पर आ गए, अदालतों पर सवाल उठाया गया। अगर वो बैन आगे किसी स्टेट के प्रवक्ता ने बोल दिया कि ऐसे एजेंसी ने क्या, हम नहीं कह रहे, उस बात का समर्थन नहीं करते हम लोग। ऐसे लोगों का ना कभी समर्थन किया है ना करेंगे। तो पीएफआई पर बैन ठीक है ना? पीएफआई को लाने का मतलब ये है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। पीएफआई पर बैन ठीक है? बिलाल खान, पीएफआई पर बैन ठीक है ना? हमारी भारत की सरकार ने जो फैसला लिया, निर्णय लिया, बैन ठीक है नहीं? बोलिए ना बैन ठीक है। अगर हमारी बोलिए ना बैन ठीक है, हम उसके, अरे बोलिए बैन ठीक है, बोलूं मैं? बोलिए ना बैन ठीक है, बोलिए पीएफआई देश विरोधी आतंकी संगठन बैन ठीक है, बोलिए। वो अभी कोर्ट में चल रहा है, सुनिए मेरी बात। अरे एनआईए भी जांच कर रही है, उसके बाद पता चलेगा। पहले से पहले मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह सकता है। ऐसे लोग आतंकवादी इस देश में। रुक जाइए सर, काफी देर के बाद अवधेश जी के पास जा रहा हूं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए बिलाल खान। आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि पीएफआई को बैन करना ठीक है, तो आप भी कवर फायर दे रहे हैं। अवधेश जी, क्या जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में, हालांकि विदेश में क्या छपा नहीं छपा उससे कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन क्या अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र कि 2024 में बीजेपी का दावा मजबूत, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके उनको गाली देने के बाद उनके खिलाफ अपमानजनक बातें? देखिए, हम सब जानते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल लाइन अभी तक क्या रही है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एडिटोरियल लाइन वो भी उसी धारा पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट चल रहे थे, और लगभग एंटी मोदी धारा में रही है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा अखबार और भारत से रिपोर्ट है, उनके यहाँ के संवाददाता जो अभी तक उसी लुटियन मीडिया जोन के पार्ट होते हुए और मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे पत्रकारिता में, अगर वहां यह बात आ रही है तो इससे पता चलता है कि देश का राजनीतिक माहौल क्या है। और इस राजनीतिक माहौल
कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिखने से कारण नहीं आई है। जो लोग भी धरातल पर काम कर रहे हैं पार्टियों के, उनको भी महसूस होता है। और उसमें परेशानी यह है कि जिस नरेंद्र मोदी को गुजरात से हमने सबसे नफरत का चेहरा बनाया, वो होते होते देश में जो है बहुमत पाते 2 बार आ गए और तीसरी बार आ रही है, और कई पार्टियां उसके कारण खत्म हो गई, कई हाशिए में जा रही है। तो जब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद सफलता की संभावना नहीं है, तो मानसिक असंतुलन व्यक्ति का खो जाता है। अगर संगठन के नेतृत्व के मानसिक असंतुलन पर समस्या हो तो संगठन का ऐसा ही बयान आएगा। नाना पटोले का बयान यह भी बताता है कि इस समय कांग्रेस में यूनिफाइड लीडरशिप का अभाव है, जो सेंटर के डायरेक्शन पर अलग अलग जगह से एक ही आवाज निकले। तो नाना पटोले का बयान, नाना पटोले को ऐसे सामान्य नेता मान लिया भाई, वो तो पहले थोड़े दिन के लिए कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ गए थे, फिर यहां से मोदी का विरोध करते हुए गए, वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे, उनको बनाया गया है। लेकिन इस समय जो एनसीपी का जो कैरेक्टर है महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि 7 सीट आने के बावजूद नागालैंड में उसने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इन्होंने जो अडानी का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस चाहती थी कि एनसीपी खड़ी हो। एनसीपी अडानी के मुद्दे से अपने को बिल्कुल अलग कर चुकी है कि हम इस मुद्दे के साथ नहीं है। एनसीपी के प्रवक्ता टीवी पर उस मुद्दे पर आते नहीं है, आते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। राहुल गांधी को ममता बनर्जी ने उनके बारे में क्या बोला, और शरद पवार का एक स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए जो था, उसको हमेशा ध्यान रखिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस उस पुराने राजा और जमींदार की तरह है जिसकी सारी संपत्ति छीन गई, लेकिन वो सामने का अपना जमीन और मकान देखकर कहती है कि ये तो कल हमारा ही था। इसलिए कांग्रेस तो इस प्रकार के स्टेटमेंट अगर साथियों के तरह से आएंगे तो आप क्या कल्पना करते हैं कि पार्टी संतुलित होकर वक्तव्य देगी। लेकिन खतरा ये नहीं, लेकिन असंतुलन इतना कि पीएफआई को कवर फायर तो मैं कह रहा हूं, देखिए खालिस्तान को कवर फायर दे। सुनिए, इस समय मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी जी जिस समय यात्रा पर थे, जिस समय वो तमिलनाडु से केरल और तेलंगाना आए थे, उस समय दोनों घटनाएं हो रही थी। पीएफआई के विरुद्ध छापे चल रहे थे और तासीर तन से जुदा के नारे हैदराबाद में लग रहे थे। राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट इन दोनों पर नहीं आया है। बाद में पूछने पर जयराम रमेश ने जरूर पत्रकार सम्मेलन में कहा है। तो ये जो एक समस्या है इस देश में फिर से पैदा हुई है कि नरेंद्र मोदी ने इस मिथक को तोड़ दिया था कि देश में सभी नागरिकों को समान तो रहेगा, लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं, एक पूरा कर रहा हूं, किसी का तुष्टीकरण नहीं हो। अगर मुसलमान वन साइडेड एंटी बीजेपी वोट करते हैं, इसके बावजूद भी देश में बहुमत की सरकार और उन राज्यों में जहां मुसलमान ज्यादा है बनाई जा सकती थी। नहीं, पहले ये भी जिक्र है कि ईसाई बहुल राज्यों में भी सरकार बन रही है। नहीं कर रहा हूं, तो इसी से अब फिर समझने के बावजूद आ रहा है कि कम से कम मुस्लिम वोटों को एकजुट करना है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, पीएफआई के खिलाफ। श्वेता जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले दीपक झा, एक मिनट बिलाल खान, एक मिनट बिलाल खान, दीपक झा, अब तो इस रिपोर्ट के हिसाब से मान लें, जो अवधेश जी कह रहे हैं उसके हिसाब से मान लें, मोदी बनाम राहुल नहीं होने जा रहा सर 2024। देखिए, मोदी बनाम राहुल 1 to 1 की लड़ाई है ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई होती है। अवधेश जी पूरा नैरेटिव सेट कर दिए कि तो देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई में राहुल गांधी नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में मोदी जी से सवाल करना आज देशद्रोह का तमगा लेना हो गया है। अगर मैं सवाल करूंगा तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, मीडिया सवाल करेगा तो इसमें कौन सा सवाल था? बात पीएफआई पर बैन काल्पनिक कहानी है, ये मोदी पर सवाल है क्या? पीएफआई पे बैन काल्पनिक नहीं है तो बोलिए सही है, नहीं बोलिए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष ने गलत कहा, बोलिए ना दीपक झा। इसकी वास्तविकता पे संशय तो है, क्या वास्तविकता? सच्चाई सामने आने दीजिए ना। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र कैसे हिंदुस्तान बन जाएगा, आप उसकी एक बार चर्चा नहीं करते हैं। जो पीएफआई के डॉक्यूमेंट बरामद हुए फुलवारी शरीफ में क्या इन्वेस्टिगेशन में नतीजे आए, चर्चा नहीं करते हैं दीपक झा। सरकार ने कितनी ईमानदारी से बैन किया है, ये आने वाला समय बताएगा, समय बताएगा। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैं कहा नहीं, पूरी ईमानदारी नहीं है, साबित करिए पहले। ये समय आप पूरी ईमानदारी नहीं है, साबित करिए सर। ईमानदारी ऐसे आप मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की बात हो रही है। मेहुल चौकसी पीएफआई का मेंबर था, अब आपको सुनना पड़ेगा। मेहुल चौकसी पीएफआई का मेंबर था, नहीं सुनना सर। आप या तो टॉपिक पर रहिए, या तो आप टॉपिक पर रहिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। 5 साल चुनाव में पीएफआई पर बात हो रही है, या तो आप कहिए आपने गलत सेंटेंस दिया, या तो आप कहिए कि आपने गलत सेंटेंस बोला। सुनिए, हमारी तरफ से बोला गया, इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार के इस निर्णय पे समय बताएगा कि समय के साथ क्यों बताएगा सर? खरा उतरा है, बताइए ना क्या गलत है। एनआईए कितनी ईमानदारी की चार्जशीट में कहा, वो देखने वाली बात होगी। एनआईए ने फुलवारी शरीफ में जो पार्टी चार्जशीट में कहा 19 आतंकियों जो पकड़े, 19 आतंकियों में से 12 पीएफआई के मेंबर,
2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, जिसके डॉक्यूमेंट मिले। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव ए राउफ गल्फ कंट्रीज में बिजनेस की आड़ में पीएफआई के लिए फंडिंग करता था। आपको ये काल्पनिक कहानी लगती है? जी सवाल ये नहीं है कि पीएफआई पे बैन किया तो सवाल यही है। सवाल मेरा आज का सवाल यही है। दीपक झा, मेरा आज का सवाल यही है। सवाल सही है और इसका जवाब है हाँ। सुन लीजिएगा, चलिए ठीक है, लेकिन 10 सेकंड और दीजिएगा। सरकार के इस निर्णय पे समय के साथ पता चलेगा सरकार ने कितनी ईमानदारी के साथ इसको बैन किया है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि देश राहुल गांधी बेरोजगारी भुखमरी से नहीं, एक मिनट रुकिए सर। तो अपने नेताओं को सिखाइए जिनके लिए कवर फायर कर रहे हैं कि बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, ऐसे खालिस्तान की बात ना करें, उसकी चर्चा भी ना करें, ना तो पीएफआई की चर्चा करें। चलिए रुक जाइए दीपक जी। राकेश जी देखिए ऐसा है, ठीक है सर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का हाथ है खालिस्तान के पीछे, ठीक है, खालिस्तान को पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा का हाथ है। ठीक है, ये लोग कवर फायर कर रहे हैं। श्वेता देखिए किसी ने भी देखिए कवर फायर किसके लिए करते हैं राकेश जी? आप जो आपके कवर दल फायर वाले आप कर रही हैं, राहुल गांधी का नाम लेके अपने सारे मुद्दे भुला जा रही हैं। राहुल गांधी को छोड़िए, देश के वास्तविक मुद्दों को बताइए ना, आपने क्या किया है? आपने झूठ पे झूठ, जुमले किए हैं श्वेता जी। जवाब से सवाल करते तो राहुल गांधी के ऊपर आ जाते हैं। सलीम जी ने कहा कि भाई प्याज, उनको इतने पुराने कहे हुए प्याज याद आ रहे हैं निर्मला जी के। अभी अरे तो देश में बताइए ना महंगाई का आलम क्या है? माँ की महंगाई मोदी जी से आता है। मनमोहन सिंह को तो खूब गालियां देते थे, चूड़ियां भेजने वाली वो मंत्री कहाँ है भाई? आज सिलेंडर 1200 रुपए चलेंगे तो उसके ऊपर आप जवाब नहीं देंगे। 400 से 1200 रुपए जाने वाला सिलेंडर दीपक झा जाइए बोल रहे हैं। दीपक झा प्लीज, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, तब प्रधानमंत्री की इज्जत दीपक झा नहीं थी। सिर्फ श्वेता शालिनी की आवाज होने जा रही है, सिर्फ श्वेता शालिनी की आवाज होने जा रही है। यहाँ से सबकी आवाज काट दीजिए। ठीक है, आपकी आवाज नहीं जा रही सर, मेरी भी नहीं जा रही। हाँ बंद कर दूंगा। ऐसा है होगा, ठीक है श्वेता जी, सिर्फ आप बोल रही हैं इसमें। देखिए ऐसा है, भारत जोड़ो आंदोलन जब फेल हुआ तो उसी समय खत्म होने के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसी समय जॉर्ज सोरोस ने भी ये बात कही, उसी समय कैम्ब्रिज का न्योता भी आ गया। ये सब पूरा प्लान्ड था और इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये लोग उसी दल के हैं, इसीलिए कवर फायर करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो, और यहाँ से बाहर जाकर देश के विरुद्ध बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। दीपक जी, आप बीच में कुछ भी चू चू करते रहेंगे तो उसे सच नहीं होगा। बहुत दुख हुआ आपको ये बोलने में कि पीएफआई के अगेंस्ट जो एक्शन हो रहा है वो सत्य है, सच है, क्योंकि हर वो कानूनी तौर पर हर वो चीज की गई है जो कानून के तौर पर ये प्रूव करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि पीएफआई के ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो सही है। उस निर्णय को सरकार ने लिया, सवाल इस पे उठता है। मैं आगे बढ़ता हूं। दीपक झा, मैं आपको बार बार समझा चुका हूं सर, मुझे मजबूर मत क्या करिए कि मैं बार बार कहूं कि इनकी आवाज परमानेंटली डाउन कर दीजिए। बिलाल खान आप बोल रहे हैं, फिर अवधेश जी आपके पास आता हूं। देखिए रुक जाइए सर, नहीं बात तो करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मदरसों को बैन करेंगे। किसने कहा मदरसों को बैन? मदरसों को, असम के चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा मदरसों को बैन करेंगे, उसमें आतंकवादी पलते हैं। ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता? असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने नहीं कहा। पूरा सुनिए सर, जो आप हर चीज में नॉन बोलने तो दिए सर, आपने एक बार भी उनको नहीं टोका बीच में। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको जोड़ने की बात करनी है, सबके साथ सबके विकास की बात करनी है, तो आपको 80-20 की बात करना खत्म करना पड़ेगा। आपको नमाज को लेकर आते रहते हैं कि नमाज नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें बंद करनी पड़ेगी। और फिर वक्फ बोर्ड को लेकर आ गए और यही इनके मुद्दे रह गए। मैं ये कह रहा हूं, आप सबके साथ सबके विकास की बात जब कर सकते हैं, जब आप एक हिंदुस्तान को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर सुनिए, विपक्ष की आवाज दबाने वाले ये लोग हैं। अगर राहुल गांधी अडानी पे सवाल कर लेते हैं, इनके पेट में दर्द होता है, संसद को म्यूट कर देते हैं। कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मदरसे गलत हैं, लेकिन मदरसों से टेरर कनेक्शन आए कि नहीं आए? बिल्कुल नहीं आया, गलत है आपका। ये बताइए, अगस्त 2022 कानपुर जैश आतंकी सैफुल्लाह गिरफ्तार होता है। इटावा के मदरसे अरबिया कुरानिया में पढ़ाई की थी। मार्च 2022 सहारनपुर देवबंद से इनामुल हक गिरफ्तार होता है, लश्कर के संपर्क में था, देवबंद के मदरसे में पढ़ाई की थी। दिसंबर 2020 अलीगढ़ सिमी का सदस्य अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार हुआ है। 2008 अहमदाबाद धमाकों में शामिल होने का आरोप। आजमगढ़ के जामियातुल फलाह मदरसे से उर्दू सीखी और युवाओं का हदीस की बात बताई जाती है। आप मदरसों में, असम में कई मदरसों पर नजर चला सर, अगर किसी ने जिनके टेरर लिंक से पकड़े गए वहां से लोग जोड़ने का काम करने वाले आप लोग हैं। अब चुप हो गया। ये लोग बताइए ना, ये टेरर लिंक है कि नहीं मदरसों से? किसका लिंक है ये बताइए। आप ये बातें मत करिए, ये आप बोली बोल रहे हैं भाजपा की। मैं किसी की बोली नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं देश की बोली बोल रहा हूँ, देश की बोली, मैं राष्ट्र की बोली बोल रहा हूँ। बीच में नहीं बोलते, आपको ये अच्छा
कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। बात करने वाले आप कह रहे हैं कि देश में ये होना चाहिए, कोई कहे कि 80% 20% का जो योगी जी तो बोलिए ना, एक बार बोलिए कि वो 1500 की जो बात कर रहा था पुलिस को हटा दे, वो भी गलत था। जो 1500 की बात कर रहा था, कह रहा था कि हटा दो पुलिस, 15 करोड़ 100 करोड़ तो भाई पड़ जाएंगे। उनकी आलोचना क्यों नहीं करते? उनकी आलोचना क्यों नहीं करते बिलाल खान? आलोचना करते हैं, बिल्कुल आलोचना करते हैं। ठीक है अवधेश जी, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सबको लेके चलेगा, खूबसूरती से हिंदुस्तान को एकजुट लेके चलेगा, हम उसका साथ देंगे। ठीक है अवधेश जी, देखिए हमारे देश की शायद ऐसी भयावह स्थिति बहुत राजनीति में कम पैदा हुई होगी कि एक आतंकवादी संगठन पर बैन लगा, और दूसरी बात कि इस समय खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की भी भारत विरोधी शक्तियां लगी हुई हैं, हमने सबने देखा है। उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही है इस प्रकार से नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध में स्टेटमेंट दे रही है, इससे ज्यादा खतरनाक भारतीय राजनीति की स्थिति क्या होगी? और मैं भाई बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो भाई, आप बीच में मत बोलो। आप जो बोले ये जो अभी बिलाल खान कह रहे थे, क्या देश में कभी किसी ने नमाज पढ़ने का विरोध किया है? ये कह रहे थे कि आप नमाज बंद करो, नहीं किसी ने नहीं विरोध किया है। आप टेलीविजन पर खड़ा होकर के अगर हम इस देश के विविधतापूर्ण चरित्र पर प्रश्न मचाया है, नमाज पढ़ने का, अगर आप इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे बताइए? डिबेट नहीं मैं करता हूँ। बिलाल खान एक मिनट, अवधेश जी एक सेकंड, एक बात बताइए, किसने कहा जुमे की नमाज मत पढ़ो? अवधेश जी एक सेकंड, अगर किसने कहा? अरे बिलाल खान सुनिए, बिलाल खान किसने कहा जुमे की नमाज मत पढ़ो? जुमे की नमाज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों किस नेता ने कहा? क्या कहा? रोडों पे हम सड़क पर एग्जैक्टली, तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं मना किया सर किसी ने, नमाज पढ़ने के लिए नहीं मना किया। कई जगहों पर विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सड़क ब्लॉक हो रहे थे, ट्रैफिक रुक रहा था, इसलिए कहा कि सड़क पर नमाज मत पढ़िए। उसका मुद्दा ये मत गलत मत करिए सर, यहाँ पर बिल्कुल मेरे शो में गलत बात नहीं। अब अवधेश जी अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए। बीच में नहीं बोलेंगे, ऐसा है, मैंने यही कहा ना कि इस देश में किसी के मजहबी अधिकार पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हर मजहब के अधिकार कानून और संविधान के दायरे में है। तो इसलिए नमाज के पढ़ने का कोई विरोध करे तो कोई कहे कि मस्जिद हमारी छीन ली जाएगी। जहां तक उन्होंने आपने सारे आंकड़े दे दिए। मदरसे जो है आपकी धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, आप चलाइए, लेकिन अगर मदरसे नियम कानून के अनुरूप नहीं है, जो मदरसा बोर्ड है स्टेट का, आपको पता है सारे स्टेट के मदरसा बोर्ड है, उनके सिलेबस है, उनके क्यूरिकुलम है, स्टाफ कितने होना चाहिए, भवन कैसे होना चाहिए, समय समय पर रिपोर्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन होना है, ये सब अगर नहीं है तो वो मदरसे नहीं माने जाएंगे, वो गैर कानूनी अड्डे होते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। अवधेश जी एक बात बताइए, बिलाल खान प्लीज बीच में। अवधेश जी एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं विनय जी का रुख करूंगा। एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर, एक सेकंड आप बीच में, आपके बीच में नहीं, दीपक जी आप प्लीज, दीपक जी आप प्लीज, नहीं एक सेकंड भी नहीं। अवधेश जी क्या आपको लगता है, अवधेश जी एक मिनट, क्या आपको लगता है 2024 में मोदी बनाम राहुल हो पाएगा? ये तो ऐसा सवाल हो गया, न तो 2014 जब कोशिश हुई, सबसे बड़ी कोशिश 2014 थी, अब राहुल गांधी ही समस्त कांग्रेस के सारे इलेक्शन स्ट्रेटेजी के चेयरपर्सन थे, एकदम 14 समितियां बनी थी, सारे चेयरपर्सन थे। जब उस समय नहीं हुआ तो इस समय जिस कांग्रेस को जनता नकार रही, सबसे ज्यादा सीट केरल से 15 है, 2 जो है 20 में से 2 सीटें आपको मुस्लिम लीग को, आपको लगता है केरल में वही सीटें दोहराई जाएगी? तो इसलिए इस जो अगला चुनाव होने वाला है, फिर मैं शरद पवार को कोट करूंगा। शरद पवार ने कहा कि मेरे से कहा जा रहा है कि आप यूपीए को लीड करिए, कोई यूपीए नरेंद्र मोदी गठबंधन बने तो मैं उसको समर्थन करूंगा, लेकिन मैं लीड नहीं करूंगा। तो कोई भी नरेंद्र मोदी गठबंधन को कोई समझदार नेता नेतृत्व देने के लिए जब भारत में तैयार नहीं है, तो आप मानते हैं कि क्या स्थिति है इस देश की? इसलिए राहुल गांधी को तो पहले अपने कांग्रेस को संगठित करना, इस समय जो स्थिति है, अपने नेताओं के जवान को नियंत्रित करना, लेकिन जब नेता खुद जाके विदेश में कह रहा है कि अमेरिका और यूरोप सुन नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग, ठीक है विनय सिंह, जो पीएफआई को लेकर स्टेटमेंट दिया गया, चूंकि 2024 चुनाव एक साल बाद काउंटडाउन एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति है, एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए? देखिए, पॉलिटिकल कमेंट्री एक विषय है, राजनीतिक मुद्दों पे बोलना, लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा के विषय पे बोल रहे होते हैं तो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, दोनों लोगों को बहुत संयम और सावधानी के साथ बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ तो वोट परम धर्म है ना सर, चाहे जैसे मिल जाए, पार्टी ही नहीं, देश के खिलाफ बोलकर मिल जाए। नागरिक भी अगर कहीं बोल रहा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर बहुत
एक सावधानी बरतनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष सरकार का विरोधी होती है क्या? ये आइडिया है? नहीं है। विपक्ष सरकार का हिस्सा होती है, विपक्ष की जिम्मेवारियां होती हैं, विपक्ष के मात्र अधिकार ही नहीं होते। और जिम्मेवारी यह भी होती है कि देश का नाम कहीं डेंट न लगे। इसलिए राहुल गांधी अब जो सफाई दे रहे हैं कि ये मैंने मोदी का विरोध किया था, स्वागत है मोदी का विरोध करें तो, लेकिन राहुल गांधी ने जो न्योता दिया विदेशी देशों को कि आप आइए और हमारे यहां उनको हटाने में मदद कीजिए, तो ये मोदी का विरोध नहीं था, ये भारत का विरोध था। और ये एक विपक्ष के नेता के नाते, जिसकी अधिकार ही नहीं, जिसकी जिम्मेवारियां भी होती हैं, उसके नाते राहुल गांधी ने हतोत्साहित किया है, पूरे देश को हतोत्साहित किया है कि विपक्ष का नेता वो तो अड़े हुए मैंने ठीक कहा, वो तो अड़े हुए कि मैंने ठीक कहा। और दूसरी बात, पीएफआई कोई सामाजिक संगठन नहीं है, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। दुनिया भर के कई आतंकवादी संगठनों से दूसरे देशों में पीएफआई के संबंध रहे हैं। इसलिए आप जब भी पीएफआई पर बोले तो जलेबी मत बनाइए। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि किसी को बोलने के कारण फांसी पर लटका दो, और दूसरी तरफ पीएफआई पे आप कहते हैं कि जलेबी बनाते हैं। ठीक है, 20 सेकंड दीपक, आपकी एक टिप्पणी, फिर मैं मुझे ब्रेक लेना है। दीपक जल्दी। ठीक है, देखिए राहुल गांधी पे इतना बोल गए, सोचना चाहिए इनको। राहुल गांधी जी जब राहुल गांधी नहीं सोचे, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी क्यों सोचे? नरेंद्र मोदी जी को सोचे, राहुल गांधी नहीं सोचे। नरेंद्र मोदी जी, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती है कि भारत में पैदा होता हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाके कहते हैं, बयान देते हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात थी, तब देश का सिर से नहीं झुका था। चलिए दीपक जी, ब्रेक लेना है। जब अमेरिका बने रहेंगे, ब्रेक के बाद आज के सवाल पर देश की राय फिर चर्चा। और सवाल यह था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे के मुताबिक 2024 में फिर बीजेपी सरकार बनने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देश क्या सोचता है इस पर, आपको बताएंगे, जल्द वापस लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल पर देश की राय क्या है वो सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सवाल था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे के मुताबिक 2024 में फिर बीजेपी सरकार बनने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? 86% लोग कह रहे हैं हाँ, 14% लोग कह रहे हैं नहीं। अब बताइए दीपक जी, 15 सेकंड आपके पास। देखिए, बात आज पूरी तरह से स्पष्ट है कि मोदी जी मुद्दों से भटकाने की राजनीति करें, सरकार मुद्दों से भटकाने की राजनीति करे, पूरा देश और देश की जनता भटक जा रही है, बहुत मासूम है। नहीं, देश की जनता तो मासूम है, हम भी मासूम है। दानिश कुरैशी, जो जनता है, दानिश कुरैशी, ये सर्वे आपके सामने है। अब तो मान लीजिए सर, पीएफआई, खालिस्तान, इस पर विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए कम से कम? देखिए, किस पर विपक्ष को बोलना चाहिए ये तो विपक्ष को ही तय करने दिया जाए। पांडे साहब, आप भी विपक्ष की जबान बंद करवाना चाहें ये तो ठीक नहीं है। श्वेता जी से मेरा जवाब देने का रह गया था। दिक्कत क्या है कि शासक वर्ग ये चाहता है कि विपक्ष बिल्कुल खामोश हो जाए, तो विपक्ष की तो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार की गलत नीतियों पे आवाज बुलंद करेगा। अगर विपक्ष गलत है तो सरकार की या रूलिंग में जो पार्टी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसको क्लियर करे। सुनिए, उसको क्लियर करे। लेकिन आप ये कहें कि विपक्ष सवाल ना उठाए तो आप क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा दानिश भाई कि विपक्ष सवाल ना उठाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन उठाइए सर। बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दा लगता है, कम से कम पीएफआई, खालिस्तान को लेकर ऐसे कोई स्टेटमेंट विपक्ष ना दे जो लगे कि कवर फायर है। कम से कम ऐसी बातें तो ना करें सर। चलिए, वक्त इतना ही है। श्वेता जी, आप तो खैर इस पोल के रिजल्ट से बहुत खुश होंगी। श्वेता जी अभी है भी नहीं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।